इंजेक्शंस या ड्रिप्स ऐसी हैं जिससे वेट लॉस प्रोसेस को तेज किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे इंजेक्शंस हैं कि जिनके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपके वजन में एक बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है। इसके नुकसान क्या हैं? जैसे कि लिवर के मसाइल हैं, गुर्दे के मसाइल हैं, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, और खास तौर पे शुगर वाले पेशेंट जिनके लिए वजन कम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुना है कि इन इंजेक्शंस या ड्रिप से अमवात भी वाक़या हो जाती हैं। अमवात जो है वो बहुत ज्यादा इससे मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर लगाना चाहिए। जैसे अब आप आज के प्रोग्राम के बाद ही क्या होगा कि लोग जी ये इंजेक्शंस के नाम नोटिस कर लेते हैं और लोग कहते हैं जी हम खुद से शुरू कर लें। कार्डियक अरेस्ट, एक प्रोफेसर को हार्ट अटैक हुआ और वहीं पे उनकी जो है वो जान निकल गई। क्या वजूहात हैं कि यंग एज में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? हम लोग जो ये रिफाइंड कार्ब्स, सफेद मैदे वाली चीजें, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी, और मील फ्रीक्वेंसी का ठीक ना होना। क्या है कि जी सुबह खाया 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद खा लिया, नहीं खाया, पूरा दिन नहीं खाया, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर खास तौर पे अबनॉर्मेलिटीज और हार्मोनल रिलेटेड बहुत ज्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं। हार्ट अटैक की बड़ी वजह है वो आपने जो कोविड की वैक्सीनेशन इस्तेमाल की थी उसकी वजह से है। इसमें कोई हकीकत है? इस वजह से इन 2 प्रॉब्लम्स के बाद बिल्कुल है, लोगों के अंदर बहुत इस तरह के चेंजेस देखी गए, लेकिन जो बाद में वैक्सीन्स आई वो जरा ज्यादा बेहतर रिसर्च के साथ आई। एक अच्छा नाश्ता क्या होना चाहिए? आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हम नाश्ता करते नहीं है। ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट, रोजा खोलने। रात का भी बता दीजिए। हाँ जी, रात का भी बता देती हूँ। सबसे पहले रात का खाने से पहले एक टिप, गो फॉर अर्ली डिनर। मिथ है कि दही रात को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप लेट नाइट ऐसे फूड्स लेंगे जिनके अंदर जो आपके जिस्म में एसिडिटी, तेजाबियत को ज्यादा बढ़ाते हैं, तो वो चीज किससे मना किया हुआ है कि वो आपको ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करेगा। फ्रेश जूस, वो उसका 1 गिलास अगर आप लेते हैं तो वो उसका इफेक्ट जो होता है वो शराब के मुतरादिफ होता है। एक फ्रेंच फ्राइज, 1 पीस अगर लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है वो एक सिगरेट जितना आता है। डू यू एग्री? यस, आई एग्री। दोनों से एग्री करती हूँ। अच्छा, वो इस तरह की मेरे लिए बड़ी ये हैरानकुन चीजें हैं। जैसे अभी बारबेक्यू की आपने बात की है, जैसे अभी फ्रेंच फ्राइज की बात की है, या इवन फ्रेश जूस की या डब्बे के जूस की बात की है, और भी कोई हमारी ईटिंग हैबिट्स में ऐसी चीजें हैं? बिल्कुल। अक्सर कुकिंग के दरमियान या हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो कहते हैं कोयला गोश्त, ठीक है, ये वो दम वाला कोयला डाल के और फिर गोश्त बनाया गया है। या घर में भी अक्सर खवातीन, उसका इफेक्ट भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। पुड़ी ने या उस कैप्सूल ने या उसने तो इंस्टेंट असर करना है, उसने 2 मिनट में ओके, 2 मिनट में ओके। तो लोग साल हा साल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक नहीं है? जब आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे तो वक्त दूर नहीं है कि आपका ऑर्गन फंक्शन करना अपना स्लो डाउन कर देगा। तो फिर कल को आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, मैदे के अल्सर्स। देखते शादी के दिन आ जाते हैं और हम जो है वो करते ये हैं कि फिर आइदर मेल और फीमेल, तो हम एकदम से वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं और करते भी हैं हम उसमें, और डिफरेंट हम उसके अंदर चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। इज इट रिकमेंडेबल? दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। मल्टी वाइटामिन्स के हवाले से कुछ वाइटामिन्स और उनकी जो जिस नेचुरल उसके खुराक के अंदर मौजूद है वो हमारे नाजरीन को बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को आजकल जोड़ों की सोजिश का मसला होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ लोग दिल की हेल्थ के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नेचुरली एक तो सीड्स के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है, जैतून के तेल के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है, मछली के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट के साथ मैं उसामा तैयब। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्दा सिकंदर, डाइटिशियन है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर प्रैक्टिस कर रही हैं। इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट इनके साथ किया और बड़ा शानदार आप लोगों का रिस्पांस था और आपके बहुत से सवाल ऐसे थे जो आप पूछना चाह रहे थे। तो आज दोबारा से हमने डॉक्टर वर्दा को जहमत दी है ताकि वो तमाम सवालात इनसे एड्रेस करवाए जा सके। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले जो बड़ा सवाल आ रहा है कि एक तो डाइट से वेट लॉस किया जाता है, लूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज से, जिम से। अभी ये भी बताया जा रहा है कि कोई इंजेक्शंस या ड्रिप्स ऐसी हैं जिससे वेट लॉस प्रोसेस को तेज़ किया जा सकता है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो बहुत सारी चर्बी ऐसी होती है जो बासानी नहीं निकल सकती, मतलब एक्सरसाइज लोड बहुत ज़्यादा है, आप उम्र के उस हिस्से में जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो मुख्तलिफ और जिसको हम कहते हैं फैट कैविटेशन वेट लॉस प्रोसीजर्स, तो उसमें मैं बात करती चलूँ तो पहले कुछ मशीनें होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम पेट के अंदर कीटोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं और आपकी चर्बी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने की तरफ आ जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ ड्रिप्स होती हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करके आपका मेटाबॉलिज्म तेज करती हैं और बाआसानी वेट लॉस करती हैं। उसी तरह आपने सुना होगा, अब आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है जिन लाइपोलैप के इंजेक्शंस हैं, लाइम बॉटल्स हैं, मोंजेरो है, ओज़ेम्पिक है, ये तमाम ऐसे इंजेक्शंस हैं कि जिनके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपके वजन में एक बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है। और ये बताइए कि इसमें कम से कम एक वीक के अंदर आप कितना अपना वजन कम कर सकते हैं और मैक्सिमम एक वीक में कितना वजन कम कर सकते अच्छा, हैं? मिनिमम जो है वो तकरीबन आप 1.5 kg तक कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 7 दिन के अंदर 3 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि इसके नुकसान क्या हैं? अच्छा, नुकसानात की अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कहती हूँ कि मोटापे में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आपके अंदर मौजूद चर्बी का है। आपके पेट के गिर चर्बी है, आपके जिगर के गिर चर्बी है, सबसे बड़ा नुकसान ये है। तो अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में ये सेफ नहीं, जैसे कि लिवर के मसाइल हैं, अगर आपको लिवर सिरोसिस का मसला है, गुर्दे के मसाइल हैं जिसमें आपका अगर आपकी जो किडनी है वो CKD की तरफ जा चुकी है, क्रोनिक किडनी की तरफ जा चुकी है, आप डायलिसिस पे हैं, या फिर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जिसकी वजह से आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ब्लड के अंदर वो ठीक नहीं है, ऐसी बीमारियों में सेफ नहीं, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। बाकी इसके अलावा एक आम इंसान के ऊपर इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे शुगर वाले पेशेंट जिनके लिए वज़न कम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये ना सिर्फ वज़न कम करता है बल्कि आपकी इंसुलिन की करेक्शन भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वजन दोबारा आने के चांस भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ये भी सुना है कि इन इंजेक्शंस या ड्रिप से अमवात भी वाक़या हो जाती हैं, इसमें कोई हकीकत है? अच्छा, देखिए, अमवात का जहां तक ताल्लुक है ना, वो एक दो इस तरह के बिल्कुल स्कैंडल्स हुए और जिसमें लोगों ने बड़ी हाइप दी कि ये सिर्फ इन इंजेक्शंस की वजह से हुआ है। देखिए, इंजेक्शंस एक प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीजें हैं, सम टाइम ये होता है कि आपको एक बीमारी है और उस बीमारी के साथ साथ उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं और उस कॉम्प्लिकेशन के साथ वो आपको इंजेक्शन सूट नहीं किया और या फिर आपको किसी और वजह से आपकी डेथ हो गई है, तो इसलिए अमवात जो है वो बहुत ज्यादा इससे मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर लगाना चाहिए। जैसे अब आप आज के प्रोग्राम के बाद ही क्या होगा कि लोग जी ये इंजेक्शन के नाम नोटिस कर लेते हैं और लोग कहते हैं जी हम खुद से शुरू कर लें। लोगों को पता नहीं होता कि कितने mg से हमने स्टार्ट करना है और साथ हमने डाइट की रेगुलेशन भी थोड़ी सी करनी है। ये नहीं एक तरफ से आप चर्बी निकाले जा रहे हैं, ऊपर से आप चर्बी डाली भी जा रहे हैं, आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो फैट में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इस वजह से इन चीजों को मेक श्योर साथ करना बहुत जरूरी है। और अमवात वाली मिथ ही है, अगर आपकी मजीद कॉम्प्लिकेशन किसी हेल्थ कंडीशन की है तो उसमें हो सकती है। अच्छा, मुझे डॉक्टर वर्दा ये बताइए कि आपसे ये सवाल करने का मकसद ये है कि मैंने अब तक अपने पॉडकास्ट में जितने भी डॉक्टर्स को मदऊ किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपकी 90 to 95% जो बीमारियां हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी डाइट से जुड़ा होता है। बिल्कुल, हमने ये देखा, अभी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी थी, कार्डियक अरेस्ट, एक प्रोफेसर को हार्ट अटैक हुआ और वहीं पे उनकी जो है वो जान निकल गई और हम समझते हैं कि ये एक शहादत की मौत है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। क्या वजूहात हैं कि यंग एज में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? अच्छा, जैसे कि आपने बात की पहले कि बहुत सारी जो बीमारियां उनका लाइफस्टाइल से ताल्लुक है। इसकी अगर एग्जांपल मैं दूं तो इस तरह अगर आपको शुगर होती है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके जिस्म में आप अगर कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करें, शुगर्स, हार्ट के मसले आप फैट का ज्यादा इस्तेमाल करें, थायराइड का मसला हो गया है, आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट उस चीज की ठीक नहीं, खून की कमी हो गया, आयरन, हर जो बीमारी है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट से ही है। तो अब जैसे कि आपने बात की कार्डियक अरेस्ट वाला जो वाकया हुआ, बिल्कुल जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, अब क्या हो रहा है कि अब
पतला बंदा जो है ना उसके अंदर भी बीमारियों का, हार्ट डिजीजेस का और लिवर डिजीजेस का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग जो ये रिफाइंड कार्ब्स, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मील फ्रीक्वेंसी का ठीक ना होना, क्या है कि जी सुबह खाया 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद खा लिया, नहीं खाया, पूरा दिन नहीं खाया, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर खास तौर पे अबनॉर्मेलिटीज़ और हार्मोनल रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग रखते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए अब ये जो कार्डिक रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ज़्यादा सॉल्ट्स का इंटेक, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और उसके साथ साथ एक हम पूरा दिन अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं। इट्स नॉट कि आपको कोई टेंशनें चल रही हैं, इट्स कि आप काम की वजह से भी आपके जिस्म में स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां जैसे कि दिल के अमराज और ये तमाम बीमारियां बढ़ने का चांस हमारे अंदर। अच्छा, ये एक बात काफ़ी ज़्यादा इस पर गुफ्तगू की गई आज से चंद साल पहले से ये मामला शुरू हुआ कि आपके जो हार्ट अटैक की बड़ी वजह है वो आपने जो कोविड की वैक्सीनेशन इस्तेमाल की थी उसकी वजह से है। इसमें कोई हकीकत है? अच्छा, इसमें जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें कुछ थोड़ी सी हकीकत है। जैसे देखा गया कि 45 साल से ऊपर जितने लोग थे उन्होंने जैसे साइनोवैक और साइनोफार्मा के इसके बहुत ज़्यादा केसेस सुने कि उसमें ख़ास तौर पे दिल के बीमारियां और ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ का बहुत बड़ा कॉज बना। तो बिल्कुल ये वाली जो 2 वैक्सीन्स आई थी ये बिल्कुल इनिशियल आई थी, ये इतनी ज़्यादा रिसर्च करके नहीं आई। तो इस वजह से इन 2 प्रॉब्लम्स के बाद बिल्कुल है लोगों के अंदर बहुत इस तरह के चेंजेस देखी गए, लेकिन जो बाद में वैक्सीन्स आई वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रिसर्च के साथ आई, तो उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर एक अच्छा नाश्ता क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर एक अच्छे नाश्ते की बात करें तो सबसे पहले नाश्ता करें ज़रूर। आजकल की जो हमारी जनरेशन है हम नाश्ता करते नहीं हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट, रोज़ा खोलने, ये रोज़ा खोलना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा रात जब हम सोए में हैं हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है, हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ हुआ है। तो अब जब आप नाश्ता हेल्दी करेंगे तो पूरा दिन आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी, फोकस बेहतर रहेगा। तो अब हेल्दी नाश्ता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका जो नाश्ता है उसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अच्छा, अब कार्ब्स में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, आजकल का जो मौसम है उसमें हम बार बार कहते हैं आप रोटी इस्तेमाल करें या रोटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दलिया, जौ का दलिया इज द बेस्ट आइडियल ऑप्शन। फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है तो आप जौ का दलिया बना सकते हैं, जौ की रोटी बना सकते हैं। अगर गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उसके अंदर थोड़ा सा जौ का आटा मिला लें, फाइबर का कंटेंट बढ़ जाएगा, शुगर का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वजन भी मेंटेन रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी। साथ प्रोटीन लाजमी शामिल करें। प्रोटीन में आप ये कर सकते हैं कि आप लोग 2 उबले अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई अंडे की सूरत में खा सकते हैं, या आपके घर कोई रात में ऐसा सालन बना हुआ है जैसे कि दाल है या गोश्त है उसको साथ लिया जा सकता है। और 1 चाय का चम्मच देसी घी वो आप जो है अपने नाश्ते में किसी भी सूरत में आप साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी 6 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लें ताकि डेयरी की वजह से आपके अंदर मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज ना हो। और उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाश्ते के साथ प्लीज़ चाय नहीं पिए। आप अपनी जो एक तरफ आप अंडा ले रहे हैं और एक तरफ आप चाय ले रहे हैं, आप देखें आप अपने आयरन की एब्जॉर्प्शन ही ख़त्म कर देते हैं। आजकल जो लोग कहते हैं ना नाश्ता करके भी बड़ी सुस्ती रहती है, जिसम में ताकत नहीं बनती है, बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम नाश्ता ठीक कर लेते हैं लेकिन साथ बिल्कुल चाय पी लेते हैं, कॉम्बिनेशंस खराब कर देते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें जो जैसे बैलेंस नाश्ता मैंने बताया जिसके अंदर कार्ब, प्रोटीन और फैट तीनों चीजें मौजूद हो, तो आप इस तरह के नाश्ता कर सकते हैं। कि दोपहर में क्या खाना चाहिए? अच्छा, दोपहर की बात की जाए तो उसमें हाई प्रोटीन सैलड एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत फैंसी सैलड्स की तरफ जाएं। सादा आपके घर कोई भी 3 सब्जियां या आप ऑफिस में कोई भी 3 सब्जियां, आपके पास खीरा है, बंद गोभी है, टमाटर है, 3 सब्जियां लें और उसके अंदर 1 मुट्ठी उबले हुए चने डाल दें या फिर 1 मुट्ठी लोबिये का उबला हुआ डाल दें, और कभी कभार आप चने की दाल डाल सकती हैं। तीनों हाई प्रोटीन है। और उसके साथ जो सलाद है वो आप उसका बाउल इस्तेमाल करें। वो लोग जो वेट लॉस के प्रोसेस में हैं वो ऊपर लीमू डाल सकते हैं, और अगर जिनको दिल के मसले हैं उसमें वो कोशिश कर सकते हैं 1 चम्मच जैतून का तेल ऊपर डालें
और उसके ऊपर नमक नहीं डालें। देखिए क्या होता है कि जो सोडियम का कंटेंट है वो सब्जियों के अंदर, सलाद के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए ऊपर से जो एक्स्ट्रा एडिशनल नमक हम डालते हैं तो वो हाइपरटेंशन का कॉज बहुत बड़ा बनता है। तो इसलिए सादा सा ये सलाद का प्याला होना चाहिए जो आप खाएं। रात का भी बता दीजिए। हाँ जी, रात का भी बता देती हूँ। सबसे पहले रात का खाने से पहले एक टिप, गो फॉर अर्ली डिनर। ठीक है, जितना लेट डिनर करते जाएंगे उतने आपके जिस्म के प्रोसेस स्लो होते जाएंगे। तो आप डिनर जो है उसको अर्ली कीजिए। उसमें आप एक चपाती ले सकते हैं, उसके साथ आपके घर जो भी सालन बना हुआ है वो ले सकते हैं, और साथ आप क्या करें कि 1 चम्मच देसी के घी में सालन बना हुआ हो। अच्छा, अब इसमें ना कुछ बीमारियों के हवाले से मैं गाइड कर देती हूँ। जैसे वो पेशेंट्स जिनको शुगर का मसला है, वो चपाती मल्टीग्रेन आटे की इस्तेमाल करें रात में, और साथ आलू चने की दाल के अलावा, बीफ के अलावा, इनके अलावा जो उनके घर बना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को चाहिए कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज। माओ को चाहिए ऐसे सालन जैसे रात के खाने में बनाएं, दाल गोश्त, पालक गोश्त, शामी कबाब, जिसमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है। तो वो जितना कॉम्बिनेशन होगा उतनी ज़्यादा बेटर अब्जॉर्प्शन होती जाएगी। और उसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो लोग क्या करें कि अपना जो डिनर है उसमें नमक की तादाद बहुत कम रखें, और अगर आपने इस्तेमाल करना है तो सादे सोडियम के बजाय आयोडाइज्ड सॉल्ट डाला जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस दे दिए, जिस तरह आप लोग अपने जो सालन है उनकी ऑप्शंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो कहते हैं रात का खाना खा के मैदे में गैस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, रात को घर्ट, उबकाइयाँ या खट्टे ढिकार आते हैं, तो उनके लिए अहम है कि वो रात के खाने के साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। समटाइम क्या होता है कि जिन लोगों को मैदे का मसला होता है तो जो सालन होते हैं मोस्टली वो बहुत ज़्यादा भुने हुए होते हैं, उनके अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए जैसे दही है हमारे पास, अचार है, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो आपके मैदे में गैस या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने से। तो क्या ये एक मिथ है कि दही रात को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ये मिथ है। आप दही रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, दही को आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, डिनर की जहाँ तक बात है ना, या बहुत सारे फूड ग्रुप्स कहते हैं जी रात को नहीं खाने चाहिए, वो तमाम चीज़ें ज़्यादातर इसलिए मना की जाती हैं कि बिल्कुल लेट नाइट आपने नहीं खाने, कि ऑन बेड सबसे पहले आपके सोने और रात के खाने में 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें। अगर आपने रात को सोने से पहले कुछ हल्का सा लेना ही है, आपको भूख लगी रही है, तो उसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लेट नाइट ऐसे फूड्स लेंगे जिनके अंदर जो आपके जिस्म में एसिडिटी, तेजाबियत को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ किससे मना किया हुआ है कि वो आपको ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, मैंने अभी मैं निकाल रहा था कि मैंने 2 डॉक्टर्स से ये बात पूछी। जी। पहले डॉक्टर ने तो खुद मुझे ये बात बताई, फिर मैंने एक और से भी पूछी, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात पे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हो रहे इस बात से, तो मैं आपकी राय भी इस पे लेना चाहूँगा। एक स्टेटमेंट ये आई कि जो आपका जूस है, फ्रेश जूस, वो उसका 1 गिलास अगर आप लेते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो शराब के मुतरादिफ होता है। दूसरी बात ये आई कि अगर आप एक फ्रेंच फ्राइज, 1 पीस अगर लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है वो एक सिगरेट जितना आता है। डू यू एग्री? यस, आई एग्री। दोनों से एग्री करती हूँ। अच्छा, वो इस तरह की जो हमारे पास जूस है, बिल्कुल अब एक जो बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग कहते होते थे अल्कोहलिक फैटी जो है वो आपको सिंड्रोम हुआ। इस जूस को एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि इसके बाद जो कमेंट्स आने हैं उसमें ये कहा जाएगा कि आप फ्रेश जूस की नफ़ी कर रही हैं, तो शायद लोग ये समझें कि आप डब्बे के जूस को प्रमोट कर रही हैं। अच्छा देखें, डब्बे की जूस जो है ना, वो तो मैं कहूंगी कि 2 गिलास अल्कोहल के बराबर है, क्योंकि डब्बे वाले जो जूस है, ये बड़ा जरूरी हाँ, था, क्योंकि मैंने पिछला एक पॉडकास्ट किया तो उसके अंदर जब हमने ये सवाल किया तो उस पर नीचे एक लाइन लगी कि इनको डब्बे के जूस की जो कंपनीज हैं वो पे कर रही हैं, तो इसलिए ये फ्रेश जूस के खिलाफ बात हो रही है। तो मैंने कहा ये क्लैरिटी आ जाए। अच्छा देखें जी, डब्बे वाला जूस जो है वो तो मैं यही कहती हूँ, इट्स जस्ट अ केमिकल। इससे बेहतर आप चीनी का शीरा बनाएं और उसका चम्मच भर के पी लें, ये बहुत बेहतर है डब्बे वाला जूस पीने से बेहतर। उसके बाद जो दूसरी चीज है, फ्रेश फ्रूट्स जूसेस की अगर बात की जाए तो उसमें एक चीज है कि फ्रेश फ्रूट जूस अगर आपने हेल्दी तरीके से बनाना है तो उसका तरीका यह है कि आप छिलके समेत बनाएं। आड़ू का जूस है, पील के समेत बनाएं। सेब का जूस है, पील के समेत बनाएं।
फाइबर का कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फलों को छील के और अंदर चीनी डाल के बना रहे हैं तो उससे जो अब पाकिस्तान में, अब एशिया में देखा जाए तो हर 10 में से 7 लोगों को आज लिवर फैटी का इशू है। और उसमें खास तौर पे वो जो हम कहते थे कि अल्कोहल जो है फैटी लिवर सिंड्रोम एक होता है, जो खास तौर पे उन लोगों के अंदर होता है जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अब एशिया में देखा जा रहा है कि वो वाला बहुत ज्यादा रेशो आम, चाइना में तो नहीं है। हाँ, चाइना में नहीं है, लेकिन एशिया में बहुत ज्यादा होने लग गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ अगर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता तो कार्बोनेटेड सोडास, जूसेस, जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, और चीनी से बने डिजर्ट्स, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो वो आपके जो जिगर की चर्बी बन रही है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। और फ्रेंच फ्राइज भी एक सिगरेट के बराबर है, वो कैसे? अच्छा देखिए, फ्रेंच फ्राइज, अगर एक फ्रेंच फ्राइज की बात करें ना तो एक का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। आप अगर, तो मैं बात करूं 6 से 7 फ्रेंच फ्राइजेस लेते हैं। अब ये होता है कि वो जितना ज्यादा फ्राइड हो रहा है ना, क्या होता है कि जितना तेल गर्म हो रहा है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लोड बढ़ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उन फ्राइज के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वो फ्राइज हम कहते हैं कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देते हैं। जिस तरह सिगरेट है वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है, तो इस तरह बहुत सारे फूड्स हैं जिनका कहा जाता है कि वो सिगरेट की तरह आपके जिस्म में काम करते हैं। अब आपको एक मजेदार बात इधर बताऊं, हम लोग समझते हैं कि बारबेक्यू इज अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर वेट लॉस, फॉर डिजीज रिलेटेड पेशेंट्स। बारबेक्यू के बहुत सारे मसाइल हमारे जिगर पे आते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है। हमारे जिस्म में दिल की जो हमारी सुपीरियर वेनो कावा के साथ वेन्स चल रही हैं, उनमें एथरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज की बहुत बड़ी वजह जो है वो इस तरह के खाने जो कि खास तौर पे जिन बहुत ज्यादा डीप फ्राई हो रहे हैं या फिर वो कोयले पे पक रहे हैं, तो वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप सिगरेट से मरें, आप इस तरह की चीजों से भी अपने जिगरों को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरे लिए बड़ी ये हैरानकुन चीजें हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी और कौन सी चीजें, क्योंकि सिगरेट एक खतरनाक चीज के तौर पे एड्रेस हो चुका है और पेनिट्रेट कर चुका है, तो हम इसलिए उससे रिलेट करके ज्यादा खतरे की बात समझते हैं कि अच्छा यार, इसका इफेक्ट भी वही है, इसका इम्पैक्ट भी वही है, शराब एक खतरनाक चीज के तौर पे, तो इसके ऊपर भी हम यही। तो जैसे अभी बारबेक्यू की आपने बात की है, जैसे अभी फ्रेंच फ्राइज की बात की है, या इवन फ्रेश जूस की या डब्बे के जूस की बात की है, और भी कोई हमारी ईटिंग हैबिट्स में ऐसी चीजें हैं? बिल्कुल, अक्सर कुकिंग के दरमियान या हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो कहते हैं कोयला गोश्त, ठीक है, ये वो दम वाला कोयला डाल के और फिर गोश्त बनाया गया है। या घर में भी अक्सर खवातीन, उसका इफेक्ट भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। उसके अलावा मैं और बताती चलूं, आसान जुबान में बताएं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट वो होता है कि जैसे आप समझे जी, आम जुबान में आप कह सकते हैं आप सिगरेट के कश ले रहे हैं, ये इसका इफेक्ट उस तरह। उसके बाद खास तौर पे बहुत सारे ग्रिल्ड फूड्स ऐसे आते हैं जिसके ऊपर उन्होंने कोयलों से रैप किया होता है, ठीक है, और कहते हैं कि कोयले की स्टीम बहुत ज्यादा दी गई हुई है। तो इस तरह के चिकन्स, आजकल डिफरेंट स्टेक्स बहुत ज्यादा इस फॉर्म में आ रही हैं, उनका इफेक्ट भी इसी तरह कार्सिनोजेनिक है। उसके साथ साथ एक और अब आपको बड़े मजेदार चीज में बताने लगी हूँ कि अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि माएँ क्या करती हैं कि जो सब्जी है ना, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, उनको वो अच्छी जरा स्टीम देने के लिए और फ्रेगनेंस देने के लिए हमारे यहाँ ये होता है कि कोयले वाली कुकिंग को बहुत प्रेफर किया जाता है कि ये तो बड़ी सेफ है, बड़ी हेल्दी है। तो वो अगर आप चीजें बच्चों को बचपन में दे रहे हैं, वो ना सिर्फ आपके बच्चे का मैदा तबाह करेंगे, बल्कि आपका जो फेफड़े हैं और जिगर, इसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। और जिस तरह सिगरेट पीने वाले को कहते हैं कि उसके अंदर आयरन की अब्जॉर्प्शन होनी कम हो जाती है, क्योंकि जो दिल के करीब वाली वेन्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप इस तरह के फूड्स खा रहे हैं तो वो भी आपकी वेन्स को नैरो करते जाते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा मजेदार चीज बताती हूँ, एसिडिक फूड्स। अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई हुई है ना, हमारी बॉडी को 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% एसिडिक रहना चाहिए। इतने आजकल इट चुको होते लोगों ने मैदे दे मसले ने जी, मैदे का मसला ठीक नहीं होता। जो बंदा आता है जी, मेरे मैदे में हर टाइम गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, मैं कुछ भी कर लूं मेरे मुंह में खट्टे डिकार आते रहते हैं, हर टाइम तेजाबियत, कुछ खा लें तेजाबियत। हम लोगों ने अपने जिस्म के एसिड बेस बैलेंस को खराब कर दिया है। वो फूड्स खाते हैं जो जिस्म में एसिडिटी के लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो आप जितनी तली चीजें खाते हैं, सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, सफेद ब्रेड आप सुबह नाश्ते में खा रहे हैं, दोपहर को आप तंदूर से लाई रोटी खा रहे हैं, रात को आपने फिर साथ सालन है, उसके अंदर भी एसिडिक लोड बढ़ जाता है। उसके अलावा खास तौर पे ऐसे फूड्स जिनके अंदर ऑलरेडी एसिडिक उसकी मोड ऑफ है, जिस तरह कार्बोनेटेड सोडाज हैं, ठीक है,
ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ कॉम्बिनेशन इमेजिन कराने लगी हाँ। ये मैं पंजाबी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि हर आम इंसान को समझ आए। आपने घर में क्या किया है, हम घर के खाने को कहते हैं कि हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, लेकिन आप घर में अपने खाने को अनहेल्दी कैसे बनाते हैं? आपने क्या किया कि एक खाना जो सालन है, बहुत ज्यादा मसालों में भुना हुआ सालन पका के, चाहे वो आपने कद्दू गोश्त ही पकाया अपनी तरफ से, हेल्दी प्रोटीन और सब्जी को किया, एक तो बहुत ज्यादा सालन को भूना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, जितने मसाले डाले हैं उसके अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ गया, साथ आपने कार्बोनेटेड सोडा रखा है, ठीक है, वो आपकी जिस्म में एसिडिटी का रहा है, साथ जो रोटी खा रहे हैं वो भी तंदूर की खा रहे हैं। तो आप देखेंगे आपने तीनों वो चीजें ली हैं जो तजाबियत वाली हैं, कि आपकी कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इवन दो जो पानी के तौर पे आप सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके जिस्म में। तो क्या होता है कि ये वजह बनती है कि आपके जिस्म में 80% आप लोग उल्टा कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं, 20% एल्कलाइन कर देते हैं। जितना आपका जिस्म एसिडिक होता जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा, आपकी स्टमक हेल्थ खराब होती जाएगी, आपका लिवर अपसेट होने लग जाएगा। आजकल 17 साल के बच्चे आते हैं और कहते हैं हर टाइम हमारे दिल में दर्द हो रही होती है, ऐसा लगता है कि दिल को किसी ने मुट्ठी से पकड़ा हुआ है, कंजेशन, ठीक है। ये कंजेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी रिफाइंड कार्ब्स, अनहेल्दी फैट्स, ये जो बनास्पति घी हम इस्तेमाल करें, इसकी मेजर वजह ये है कि हमारे जो दिल के करीब जितनी शरियानें हैं उसके अंदर एक प्लैक लाइक, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड, ये खास तौर पे बनास्पति घी से बनी जितनी चीजें हैं उससे। और उसके अलावा ये जो बेकरी के बिस्किट्स हम खा रहे होते हैं, ये सब बनास्पति घी से बने हुए पैकेज फूड। अच्छा, ये अभी जैसे अब सीने की जलन की बात की है ना, तो आपने वजूहात तो बता दी, जिसपे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल आपने बता दिया तंदूर की रोटी का, ये मिसिंग था इससे पहले। अच्छा, अब सीने की जलन के अंदर मैंने ये देखा है कि इसको लोग कोई बीमारी या कोई मसला समझते ही नहीं है। आम फहम लोगों के ज़हन में क्या है कि जी ज़्यादा मसालों वाला खाना खा लिया है, ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खा लिया, इसलिए सीने में जलन हो रही है। अच्छा, फिर उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि एक पुड़ी मिलती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो पानी में डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, पुड़ी है वो पिंक कलर का एक सिरप पीता है, एक सिरप, पुड़ी और कैप्सूल, ये तीन चीजें उन्होंने किसी से दस से पूछे बगैर जाना है और वहाँ पे फार्मेसी पे कहना है। हमारी फार्मेसी भी माशाल्लाह किसी ने नहीं उनसे पूछना है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन है, कोई चीज़ है, उनने वो दे देना है। अच्छा, वो रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि वो उसने जब अंदर जाना है उस पुड़ी ने या उस कैप्सूल ने या उसने, तो इंस्टेंट असर करना है उसने 2 मिनट में ओके, 2 मिनट में ओके, तो लोग साल हर साल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक नहीं है? आपने बहुत एंटा एसिड्स, जो ये दवाइयां होती हैं इन्हें कहा जाता है एंटा एसिड्स, ठीक है। क्या होता है कि आपके जिस्म के एसिडिटी नेचर को ये खराब कर देता है। एक तो आपका जिस्म जो है वो आदी हो जाएगा, उसका बैलेंस तब होना है जब आपने वो पिंक वाला शरबत या साशे वो घोल के पीना है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी गट है, हमारा मिड है, हमारे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स उधर अब्सॉर्ब होते हैं। आयरन की बात की जाए, बी कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए, बहुत सारे विटामिन्स, हमारी अब्सॉर्प्शन उधर होती है। तो आप समझें कि अगर आप अपने मैदे को ये सिरप्स दे के खराब कर रहे हैं, हमारे मैदे की लाइनिंग इससे डिस्टर्ब हो रही है, मैदा आदी हो जाएगा कि जी अब ये पीना है, तो कभी काम इन्हें खुद से वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, जिस्म में गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे, बॉडी को पता है सपोर्ट बाहर से मिल जाएगी। और यही मैदे का मसला कल को आपके अंदर, जो आजकल जो लोग मैदे के मसले होते हैं वो ये कहते हैं जिस्म में जान नहीं, ताकत नहीं बनती है। ये ताकत आपने अपने अंदर खुद रोकी हुई है। आपने अंदर अपनी एक ऐसी शील्ड या एंटी एसिड्स ले लेके बना लिया कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ना हो। और जब आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे तो वक्त दूर नहीं है कि आपका ऑर्गन फंक्शन करना अपना स्लो डाउन कर देगा। तो फिर कल को आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, मैदे के अल्सर्स, आम आजकल बहुत ज्यादा ये इतने ये ले लेके मैदे के अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हम ये सुनते हैं, इवन यंग लोग कह रहे होते हैं कि जी हमारे हड्डियों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, और उनको मोस्टली डॉक्टर्स मल्टीविटामिन लिख के दे रहे होते हैं। अच्छा चलें, यंग एज भी छोड़ें, किसी भी एज ग्रुप के अंदर जो है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मल्टी विटामिन्स के हवाले से, कुछ विटामिन्स और उनकी जो जिस नेचुरल उसके खुराक के अंदर मौजूद है, वो हमारे नाजरीन को बता दीजिए। यानी हम ये इसको इस तरह से करेंगे कि अगर हड्डियाँ हैं तो आपको विटामिन डी कमी है,
ठीक है, तो उसके लिए आपने सूरज की रोशनी लेनी है और उसके लिए आपने पालक लेनी है। मुझे नहीं पता, ये हो सकता है गलत हो, जो ये बताएंगी वो ठीक होगा। तो मैं कुछ इस तरह के विटामिन सी जो है वो किस नेचुरल सप्लीमेंट्स में आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात की जाए विटामिन सी, जो हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए बहुत जरूरी है, चेहरे की ग्लो के लिए बहुत जरूरी है, स्किन की पिगमेंटेशन को। विटामिन सी सप्लीमेंट के बजाय आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर मैं बात करूं कि जिंक की बात की जाए, जिंक हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, मैदे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो जितने भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हो गए, इन सब के अंदर सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स, इनके अंदर जिंक का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है। नेचुरल एस्प्रीन की अगर मैं बात करूं जो आपके खून को पतला करती है, तो क्लोव, लौंग वो है। उसके अलावा आजकल हम बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कैसे कैसे करना है ये भी बता देना। चले वो ऑरेंजेस तो पता है कि आपने काटने और खा जाने हैं, लीमू आपने शिकंजी। लौंग का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, और उसका पाउडर जो है वो एक चुटकी आप मुंह में रख के जो है ऊपर से नीम गर्म पानी का ग्लास पे लें। नेचुरल फक्कियां बता रही हैं आपको। जी अच्छा, जी बिल्कुल। हाँ। आप नीम गर्म पानी के साथ ले लें, ठीक है। उसके अलावा जो अगली चीज आ जाती है, बहुत सारे लोगों को आजकल जोड़ों की सोजिश का मसला होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ लोग दिल की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नेचुरली एक तो सीड्स के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है, जैतून के तेल के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है, मछली के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है। उसके साथ साथ जिस्म में मुख्तलिफ सोजिश, खवातीन के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम कहते हैं जिसमें में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, तो उसके लिए हल्दी एक बहुत प्रोडक्टिव चीज है। अच्छा, अब ना इधर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, आज हर रिसर्च बता रही है उठ के जिसमें में सोजिश ना हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। गोल्डन मिल्क के रिसर्चेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। राइट गोल्डन मिल्क बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, अब हम समझते हैं जो मसाले वाली हल्दी होती है ना, ये नेचुरल हल्दी है और इसको हमने मिक्स करना है दूध के अंदर, दूध को आप उबाला दे लें और आप इस्तेमाल कर लें। आपने करना ये है कि आप जो एक्चुअल हेल्दी गोल्डन मिल्क बना सकते हैं, आप लोग 1 ग्लास दूध लें, हमारे यहाँ जैसे अदरक मिलता है इसी तरह हल्दी मिलती है, उस हल्दी को सुखा लें, उसका थोड़ा सा कावा बना लें, 1 घूंट पानी डाल के, उबल जाएगी, फिर उसके अंदर पानी डालें, थोड़ी सी अंदर दालचीनी आप मिला सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं। आपके जिस्म की सोजिश, आपके हार्मोनल मसले, आप वो मर्द जो कहते हैं हर टाइम हमारे पट्टे ठीक नहीं होते, हमारे डिस्क की दर्दें नहीं जाती, बच्चे जिनके काफ मसल्स शाम को बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, उन सब के लिए, और खवातीन के लिए जो कहती हैं कि हमारे चेहरे पे रौनक नहीं होती, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जिस्म में ब्लोटिंग को खत्म करता है, तो आप इस तरह ये गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल लेकिन आपने इसमें ये तो नहीं बताया कि इसमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क तो ऐड करना है, पानी आपने 2 दफा बता दिया। नहीं पानी में जी आपने क्या करना है कि आप हल्दी का टुकड़ा जो मिलता है, हल्दी का टुकड़ा है वो आप रखें पैन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, 1-2 उबाले आ जाएं, उसके अंदर दूध का 1 गिलास डाल लें, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी और अजवाइन डालें, उसका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ आपके अंदर वजन के अंदर कमी, बल्कि आपकी जोड़ों की सोजिश, आपके पट्टों के मसले, यूरिक एसिड का मसला, आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन डी का नहीं आपने बताया, वो भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। विटामिन डी जो है उसमें धूप बहुत जरूरी है। अच्छा, उन्हें नहीं करना, डॉक्टर साहब आख्या कि धूप च बहना है, सुबह तो लेके शाम तक धूप, उसके बाद में पता रंग काला हो जाना, मुझे लोगों ने आके बातें करनी है। द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि जो विटामिन डी मिलने का ठीक टाइम होता है वो होता है जब सूरज निकल रहा है और सूरज गरूब हो रहा है, ठीक है, जिस टाइम किरणों का टाइम होता है आने और जाने का, वो 7 मिनट आइडियल होते हैं विटामिन डी की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए। तो एक तो उस टाइम इस्तेमाल करें, और उसके बाद आपने अगर विटामिन डी जैसा में अब्जॉर्ब कराना है और आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं जी, आपने बहुत अपने आप को कवर्ड किया हुआ है, तो आपके अंदर विटामिन डी, आपके जिस्म का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा सन के साथ, ये खासकर ये और टखने आपके जो है वो उन पे डायरेक्ट धूप आनी चाहिए। डायरेक्ट ये है कि आप फीमेल जो हैं वो पीजे वगैरह सुबह आप इस तरह की सूरत में कर सकते हैं, तो या मर्द टी शर्ट ट्राउजर में, आप ये शलवार कमीज या इस तरह में नहीं करें। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम भी लें। ये दोनों चीजें मिलके हमारे जिस्म में काम करती हैं, तो कैल्शियम के लिए बेहद जरूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल करें,
अंजीर के अंदर कैल्शियम का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, लोटस सीड्स आजकल ये मखाने इनके अंदर कैल्शियम का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, साबूदाने के अंदर कैल्शियम का कंटेंट मौजूद है, बादाम के अंदर कैल्शियम का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। उसके अलावा ये सोया बीन्स हम कहते हैं, इसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट बहुत मौजूद है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दूध सूट नहीं करता, तो ये अल्टरनेट ऑप्शंस भी मैंने बता दिए कि इनको आप लेके अपनी कमी कैल्शियम की पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने काफ़ी गाइडलाइंस दे दी नाजरीन को। एक बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी डाइट की हैबिट्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, वेट बढ़ जाता है और ऐसे ही देखते देखते शादी के दिन आ जाते हैं और हम जो है वो करते ये हैं कि फिर आइदर मेल और फीमेल, तो हम एकदम से वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं और करते भी हैं हम उसमें, और डिफरेंट हम उसके अंदर चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। इज इट रिकमेंडेबल? दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, मैं एक चीज बच्चे और बच्चियों दोनों को कहती हूँ, लड़के भी और लड़कियां भी, शादी से जो 3 माह पहले का वक्त है, ये अपने जिस्म को प्रिपेयर करने का वक्त है। आपने आगे फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेसेस में जाना है, कॉन्सेप्शन जो होती है उसके बाद भी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। तो उसके लिए लड़के मशवरा दे रहे होते हैं अपने दोस्त को, जी तुम तो सलाजीत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दो, तुम ये फलाने हकीम की पक्की है, ना सिर्फ तुम्हारा वजन कम करेगी बल्कि तुम्हारी जो फर्टिलाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगी। सेम केस हो रहा होता है बच्ची के साथ। ठीक है, उसको जितनी तेजी से 30 दिन का चैलेंज है, तुमने बस फिट नजर आना है, ये तुम लहंगे में फिक्स हो जाओ, बाकी और कोई टेंशन नहीं। देखिए ये बेहद खतरनाक है। आज इनफर्टिलिटी लोड ना सिर्फ बच्चियां बल्कि बच्चे दोनों में बहुत ज्यादा हो गया है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो सडन वेट लॉसेस करते हैं, इतना वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। 30 दिन में आप एक चीज इमेजिन करें, एक बकरा है, ठीक है, उस बकरे को आप ज़बह करके फौरन उसकी चर्बी सक कर दें 1 महीने के अंदर, उसके अंदर ब्लड लॉस भी होगा, वेन्स भी बाहर आ जाएंगी। तो आप देखिए, आप अगर जो वेट लॉस करते हैं उसमें खास तौर पे एनीमिया इतना ज्यादा है, खून ही आपके अंदर पूरा नहीं होगा तो एक बच्ची कंसीव ही नहीं कर सकती है। उस बच्ची की एग की जो है वो डेवलप ही बेहतर नहीं हो सकता। मिसकैरेजेस की एक बहुत बड़ी वजह आयरन पूरा ना होना है। इसी तरह मर्दों में भी क्या होता है कि मेल्स जो सडन वेट लॉस करते हैं उसकी वजह से एक तो उनकी अलर्टनेस में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, उसके अलावा डिफरेंट फर्टिलाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आपकी एनर्जी, स्टैमिना, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो मेक श्योर दैट जो आपका 3 माह पहले का शादी का टाइम है, इस टाइम पे अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर करने हैं। वेट लॉस हेल्दी तरीके से करना है आपने, तो वो उसमें कोशिश की जाए कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें एट दैट टाइम, ताकि आपके वो हेल्थ इश्यूज केटर भी हों। क्योंकि ये जो सडन वेट लॉस है, आप याद रखेंगे, आपकी शादी के बाद अगली पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और आजकल अगर मैं सोशल इश्यूज बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये सडन वेट लॉसेस की वजह से बच्चियों के अंदर PCOS, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लड़कों के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उस वजह से डाइवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इसलिए मेक श्योर दैट कि ये छोटी छोटी गलतियां और सिर्फ फैंटेसीज के खातिर, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जी 0 फिगर में ही आना है, यू शुड हेल्दी। ठीक है, कोई गल नहीं, शादी ते 4-5 किलो वध भी होएगा तो रोला कोई नहीं, तो फिट ते हेल्दी अंदरों होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा, आप तशरीफ लाई और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मुझे उम्मीद है कि आज भी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनसे आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।